हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार शर्मा एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारत में जो बैंक असफल हुए थे उनके प्रमुख कारण क्या थे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपसे कुछ बातें शेयर की थी और वो बातें थी बैंकिंग संकट के ऊपर कि बैंकिंग संकट क्या होता है, बैंकिंग क्राइसिस क्या होता है, भारत में बैंकिंग संकट कब कब आए, कितने कितने वर्ष के लिए आए और बैंकिंग संकट भारत में क्यों हुए, बैंकिंग क्राइसिस भारत में क्यों हुए थे, उनके क्या क्या कारण थे। उस विषय में मैंने आपसे कुछ बातें शेयर की थी। अब जो अगली हेडिंग है या जो अगला जो पॉइंट है हमारा वो ये है कि भारत में असफल होने वाले जो बैंक हैं वो असफल क्यों हुए, ऐसे क्या क्या कारण हुए कि भाई बैंक भारत में असफल होते चले गए। जैसे पहली स्टेज में हम लोगों को पता है कि पहली स्टेज में लगभग 87 बैंक जो है 1913 से 17 के बीच में दिवालिया घोषित हो गए थे, असफल हो गए थे। दूसरे स्टेज में लगभग 480 बैंक असफल हुए थे। तीसरे संकट काल में 430 बैंक असफल हुए थे और चौथे संकट काल में लगभग 30 बैंक असफल होते। तो इतने सारे बैंकों के असफल होने का जो प्रमुख कारण रहा होगा, कुछ ना कुछ तो रहा ही होगा। तो उन बैंकों के असफल होने का जो प्रमुख कारण है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। ये वीडियो संभव है कि थोड़ी बड़ी हो सकती है, तो आप इसमें हेडिंग को अपनी कॉपी में बस केवल नोट करते रहें और उन हेडिंगों को नोट करके बातों को बस मेरी सुनते रहें। हेडिंग आपके पास रहेगी और समझ में आ जाएगा। किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए अगर आपको उसका बेसिक ज्ञान हो गया तो उस हेडिंग के ऊपर आप आसानी से अपने शब्दों में आंसर दे सकते हैं। तो पहली जो हेडिंग है यहाँ पे, जो पहला जो पॉइंट है जिस कारण से भारत में बैंक असफल हुए वो था अपर्याप्त पूंजी। अपर्याप्त पूंजी या पूंजी का अभाव, पैसे का अभाव, ये हो सकता है। तो अपर्याप्त पूंजी का क्या मतलब है यहाँ पे कि उस समय जो बैंक खुले तो बैंक क्या करते हैं, समकालीन बैंक क्या कर रहे थे कि जो पैसा जनता के द्वारा बैंक में जमा किया जा रहा था वो पैसा बैंक अपना अधिकांश पैसा उसका इन्वेस्टमेंट कर रहा था, विनियोग कर रहा था किसी दूसरी बिजनेस में, किसी दूसरे स्थान पर। कुछ पैसा जो है किसी कंपनी को, किसी फर्म को, किसी व्यक्ति को लोन के रूप में दे रहा था। अब सपोज करें कि 100 रुपये हैं, 100 रुपये में से 50 रुपये उन्होंने इन्वेस्ट कर दिए कहीं दूसरे बिजनेस में, कहीं अपना पैसा लगा दिया। इन्वेस्टमेंट क्यों किया जाता है बैंकों के द्वारा? उसका मुख्य कारण है प्रॉफिट कमाना। जिससे प्रॉफिट आएगा तो बैंक को इनकम होगी। तो अपना 50 रुपये इन्वेस्ट कर दिए कहीं और, ठीक है, और 30 रुपये जो है बैंकों को, सॉरी कंपनी को, किसी व्यक्ति को लोन के रूप में दे दिए। तो इन्वेस्टमेंट भी लंबे समय के लिए है, लोन का जो अमाउंट है वो जो किसी व्यक्ति को दिया गया है वो भी काफ़ी लंबे समय के लिए है, समझिएगा। तो लगभग 80 रुपये बैंक ने बाहर दे दिए। अब बैंक के पास कितने रुपए बचे? केवल 20 रुपये बचे। तो ऐसी स्थिति को समझिए कि अगर लोग अपना पैसा मांगने के लिए आ गए, जिन्होंने 100 रुपये जमा किए थे अब वो पैसा मांगने के लिए आ गए, तो आप बैंक जो है पैसा वो कहाँ से देगा? एकदम उसके पास अमाउंट होगा ही नहीं, उसके पास तो केवल 20 रुपये बचे थे। तो यहाँ रुपए की बात को अलग करके हम बताना चाहेंगे कि जो समकालीन बैंक थे, समकालीन मतलब उस समय के जो बैंक थे, जिस समय बैंकिंग सेक्टर में क्राइसिस आ रहे थे, बैंकिंग संकट काल आ रहा था, उस समय के जो बैंक हैं लगभग 11% जो अमाउंट है वो अपने पास तरल रूप में रखते थे, लिक्विड रूप में रखते थे कि भाई जनता अगर डिमांड करेगी पैसे की तो हम उनको इसमें से पैसा निकाल के दे देंगे। लेकिन कभी कभी अविश्वास के कारण या दिवालिया होने की अफवाह के कारण या सरकार की नीतियों के कारण कभी कभी लोगों में एक प्रकार का अविश्वास बन जाता है, जिस कारण लोग अपना पैसा बैंक में या तो जमा नहीं करना चाहते या जो जमा हो जाता है उसे जल्दी जल्दी निकालना चाहते हैं। तो लोग अपना पैसा निकालने के लिए जाएंगे तो बैंक पैसा कहाँ से देगा? तो उसे कहते हैं हम अपर्याप्त पूंजी, कि बैंक के पास उतने पैसे ही नहीं थे कि वो लोगों की डिमांड को, उनकी मांग को उस समय तक पूरा कर सके जब लोगों को उनकी आवश्यकता थी। दूसरी जो हमारी हेडिंग होगी यहाँ पे, दूसरी हेडिंग होगी जो हमारा इन्वेस्टमेंट करने का जो तरीका था, इन्वेस्टमेंट करने का तरीका वो हमारा दोषपूर्ण था। दोषपूर्ण मतलब उसमें कमी थी। तो दूसरी हेडिंग को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे नोट कर सकते हैं, दोषपूर्ण विनियोग नीति। नीति मतलब पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, पैसे को इन्वेस्ट करने की जो पॉलिसी थी उसमें कुछ कमियां थी, ठीक है।
तो यह कह सकते हैं लैक ऑफ मैनेजमेंट या लैक ऑफ एक्सपीरियंस टू इन्वेस्ट द मनी। तो इस स्थिति में समझिएगा कि बैंक जो है जब किसी को लोन देता है तो अगर वो कम समय के लिए लोन दे दे तो पैसा किसी को लोन के रूप में दिया और जल्दी ही पैसा वहाँ से वापस आ गया, आपका पैसा भी आ गया, साथ में आपका ब्याज भी आ गया, मतलब इंटरेस्ट भी आ गया, तो बैंक को जो है प्रॉफिट हो गया। लेकिन बैंक जो है ज़्यादा लाभ कमाने के लिए, ज़्यादा अमाउंट को अर्न करने के लिए क्या करते थे, लंबे लंबे समय के लिए लोन प्रोवाइड कर देते थे, ज़्यादा समय के लिए, दीर्घकालीन टाइम के लिए लोन दे देते थे लोगों को। और इन्वेस्टमेंट भी ऐसी जगह करते थे जहां जोखिम भरे बिजनेस होते थे, या तो ऐसे व्यवसाय जहां जोखिम, जहां रिस्क ज़्यादा था, या ऐसे लोगों को भी लोन प्रोवाइड कर दिए गए जो पहले से ही जोखिम भरे थे, जहां भरोसा नहीं था कि ये पैसा वापस आ जाएगा, या अगर बैंक के सामने कभी कोई समस्या आई तो बैंक को वहाँ से पैसा नहीं मिलेगा। इसे हम लोग कह सकते हैं जोखिम भरे इन्वेस्टमेंट। तो इस प्रकार के जो इन्वेस्टमेंट थे जो बैंकों के द्वारा, समकालीन बैंकों के द्वारा जो किए गए थे, वो बड़े ही दोषपूर्ण थे। भारत का एक बैंक था जो सन 1912 ईस्वी में पूरी तरीके से दिवालिया हो गया था, जिसके बारे में मैंने इससे पहले वाली वीडियो में जिक्र किया था। उसका नाम था द पीपल्स बैंक ऑफ इंडिया। उसके दिवालिया होने का जो प्रमुख कारण था वो यही था। थर्ड जो हमारी हेडिंग है वो है सट्टेबाजी में निवेश। सट्टेबाजी मतलब जुआ खेलना। अब कहीं कोई बैंक खेलने नहीं जाएगा। सट्टेबाजी का मतलब यहाँ पे ये है कि पैसा कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया कुछ समय के लिए, और वो अनफॉर्चुनेटली है कि वहाँ से आपको रिटर्न ज़्यादा मिले कि नहीं मिले। जैसे सपोज करें कि आजकल लोग पैसा खेल पर लगा देते हैं कि अगर ये वाली टीम जीत गई तो मैं 100 रुपये दे रहा हूँ, तो अगर ये वाली टीम जीत गई तो आप मुझे 500 रुपये देंगे। कुछ इस तरह की इन्वेस्टमेंट जो प्लान थे वो बैंकों ने हुए थे, मतलब उस समय फॉलो किए थे। तो बैंकों के द्वारा सट्टेबाजी में अपना पैसा ज़्यादा लगा दिया गया। बैंकों के द्वारा इस प्रकार की जो इन्वेस्टमेंट है वो क्यों की गई? बैंकों के द्वारा इन्वेस्टमेंट इसलिए की गई जिससे ज़्यादा हम लोगों को इंटरेस्ट मिल जाए, इनकम ज़्यादा हो जाए। इस प्रकार जो है इन्वेस्टमेंट किया गया। भारत में एक ऐसा बैंक था जो सट्टेबाजी के कारण असफल हुआ था, उसका नाम था इंडियन स्पेसीज बैंक। इंडियन स्पेसीज बैंक जो है, इसका जो प्रमुख कारण था पतन होने का, उसके दिवालिया होने का जो प्रमुख कारण था वो यही था। इससे जो अगली हेडिंग है वो है हमारी अकुशल प्रबंधन। अकुशल प्रबंधन, प्रबंधन मतलब यहाँ पे मैनेजमेंट से संबंधित है, लैक ऑफ मैनेजमेंट कह सकते हैं। मतलब अकुशल प्रबंधन का मतलब हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि ऐसा मैनेजमेंट, जैसे बैंक के अंदर क्या कौन होते हैं, मैनेजर होते हैं। तो मैनेजर क्या करते हैं कि अगर बैंक के ऊपर कभी कोई समस्या आती है तो अपनी मैनेजमेंट स्किल के कारण या अपनी मैनेजमेंट स्किल का यूज़ करके, उपयोग करके वो बैंकों के ऊपर आने वाले संकटों को, क्राइसिस को दूर कर सकते हैं। लेकिन उस समय कुछ बैंक ऐसे थे जिन बैंकों में कुशल मैनेजर नहीं थे, अच्छे मैनेजर नहीं थे, या उनके अंदर मैनेजमेंट की कमी थी, जिस कारण जो है बहुत सारे बैंक क्या हो गए, दिवालिया घोषित हो गए। अगली जो हेडिंग है, इससे अगली हेडिंग है हमारी नकारात्मक प्रतिस्पर्धा। नकारात्मक प्रतिस्पर्धा मतलब है नेगेटिव कंपटीशन। नकारात्मक को यहाँ पे हम लोग नेगेटिव बोल सकते हैं, प्रतिस्पर्धा का मतलब है यहाँ पे कंपटीशन। तो समझने की कोशिश कीजिएगा कि समकालीन बैंकों के द्वारा, उस समय के बैंकों के द्वारा, जो बैंक असफल हुए थे उनके द्वारा एक ही क्षेत्र में जो है बहुत सारी ब्रांचेस खोल दी गई। अब अलग अलग बैंकों की एक ही क्षेत्र में जो है, मान लीजिए 10 ब्रांचेज हैं, ये ब्रांच इस बैंक की है, ये ब्रांच इस बैंक की है, जैसे पंजाब नेशनल बैंक की है, इलाहाबाद बैंक की है, कैनरा बैंक की है। बहुत सारे बैंकों ने अपनी एक ही ब्रांच कहाँ पे खोल दी, एक ही क्षेत्र में जाके खोल दी। अब बैंकों के बीच क्या होने लगे, कॉम्पिटिशन होने लगे, जिससे लोगों को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। अट्रैक्ट कैसे कर सकें कि आप आइए हमारे बैंक में पैसा जमा कीजिए, हम आपको ज़्यादा ब्याज दर देंगे, आपको इंटरेस्ट ज़्यादा देंगे, या आप हमारे यहाँ से क्या ले लीजिए, आप हमारे यहाँ से लोन ले लीजिए, हम आपको जो है लोन आपको देंगे और आपसे इंटरेस्ट कम लेंगे और लंबे टाइम के लिए आपको क्या दे देंगे, लोन दे देंगे। तो ध्यान रखने योग्य क्या बात है कि समकालीन बैंकों ने क्या किया था कि ब्याज दर कम और लंबे समय के लिए लोगों को क्या दे दिए, लोन प्रोवाइड कर दिए, और लोगों से जो पैसा लेने शुरू कर दिए, जमा जो शुरू कर दी, वो ज़्यादा इंटरेस्ट पर लेनी शुरू कर दी, जिस वजह से बहुत सारे बैंक के बीच में क्या हो गया, कंपटीशन हो गया और वो दिवालिया होने की स्थिति तक पहुंच गए।
अगली जो हेडिंग है वो है केंद्रीय बैंकिंग प्रणाली के सिद्धांतों का उल्लंघन। केंद्रीय बैंकिंग प्रणाली, हमारे देश का जो केंद्रीय बैंक है उसके विषय में आप लोग जानते ही हैं, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाकी सभी बैंकों को नोटिफिकेशन जारी करता है, कुछ नियम कानून बताता है कि आपको जो है इन नियम कानून के दायरे में रहकर कार्य करना है, इस कार्य को आपको ऐसे करना है, इस कार्य को ऐसे करना है। तो समकालीन जो बैंक थे, उस समय के जो बैंक थे, उन्होंने केंद्रीय बैंकिंग प्रणाली के जो रूल रेगुलेशन थे उन्हें फॉलो नहीं किया। वो अपने नियम कानून ज़्यादा चलाने लगे, अपने द्वारा बनाए गए कानूनों के द्वारा कस्टमर को जो है अट्रैक्ट करने लगे या लोन प्रोवाइड करने लगे। तो जिस कारण जो है बैंक, बहुत सारे बैंक इस वजह से भी क्या हुए, विफल हुए। अगली जो हमारी हेडिंग है जो ये प्रूव करेगी कि भाई भारत में बैंक क्यों असफल हुए उस समय, तो एक मुख्य कारण था कि जो अंशधारी होते हैं बैंक के, अंशधारी मतलब जो शेयर होल्डर होते हैं, अंशधारियों के द्वारा बैंक में प्रतिनिधित्व का अभाव। मतलब एक बार शेयर खरीद लिए, अपना पैसा बैंक में इन्वेस्ट कर दिया, तो जो अंशधारी थे, जो शेयर होल्डर थे, वो ध्यान नहीं देते थे। वो क्या करते थे कि बैंक में जो मैनेजर है या बैंक के जो मैनेजमेंट को संभाल रहा है उसी व्यक्ति पर सारी जिम्मेदारी सौंप दी। तो बैंक का जो मैनेजर है या जो प्रबंधक है या जो मेन मैनेजमेंट है, वो क्या करते थे, बैंक के पैसे का गलत उपयोग करते थे। गलत उपयोग मतलब या तो अपने पर्सनल बिजनेस में लगा देते थे। अब पर्सनल बिजनेस में पैसा लगा दिया, अगर फ़ायदा हो गया तो ठीक, और अगर फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान हो गया, तो फिर क्या होगा, बैंक को नुकसान होगा, और बैंक को नुकसान होगा तो फिर बैंक क्या हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे। अगली जो हमारी हेडिंग है वो है कि समकालीन जो बैंक थे, जो बैंक असफल हुए, उन बैंकों को सरकार का समर्थन नहीं मिला। तो इस हेडिंग को हम कैसे लिख सकते हैं, बैंकों को सरकार के समर्थन का अभाव, बैंकों को सरकार के समर्थन का अभाव। तो उस समय के जो बैंक थे, उस समय समकालीन बैंक जो असफल हुए, उन बैंकों को सरकार का समर्थन प्राप्त नहीं था। समर्थन मतलब कि यदि किसी बैंक के ऊपर कोई समस्या आ जाए, कोई संकट आ जाए, तो उस समय गवर्नमेंट को हो सकता है कि उस बैंक की हेल्प करनी चाहिए, और अगर गवर्नमेंट उस समय उस असफल होते हुए बैंक की हेल्प कर दे तो वो बैंक असफल होने से बच जाएगा। लेकिन सरकार की उदासीनता के कारण, सरकार की अनदेखी के कारण बहुत से बैंक जो है वो क्या हो गए, समकालीन बैंक असफल हो गए। अगली जो हमारी हेडिंग है वो है जनता का विश्वास। जनता का विश्वास। अब जनता का विश्वास अगर बैंक के ऊपर है तो बैंक सफल होते चले जाएंगे, क्योंकि जनता अपना पैसा लगातार बैंक में जमा करती चली जाएगी। तो मुख्य जो बात थी, जो बैंकों के असफल होने का जो मुख्य कारण है, वो जनता का अविश्वास है। जो बैंकों के ऊपर से जो लोगों ने विश्वास जमा रखा था वो अब उठ जाता है, विश्वास खत्म हो जाता है। तो जनता का विश्वास खत्म होने के कारण भी बहुत सारे बैंक क्या हो गए, असफल हो गए। अगली जो हमारी हेडिंग है वो हेडिंग है बैंकों की कपटपूर्ण नीति। बैंकों की कपटपूर्ण नीति। ऐसी नीति है कि बैंक उस समय क्या करते थे कि लोगों के साथ कुछ धोखा करते थे। जैसे बैंक लगातार असफल हो रहे थे तो कुछ लोग ऐसे थे, वो उन्हीं बैंकों में अकाउंट खुलवाने की कोशिश करते थे जिन बैंकों की शाख स्थिति या जो कंडीशन है वो बेहतर थी, लेकिन वो बैंक भी असफल हो गए। उसका मुख्य कारण था उनकी कपटपूर्ण नीति, उनके द्वारा दिया गया धोखा जो लोगों को दिया गया। तो जो बैंकों की अधिकृत पूंजी है और जो देय पूंजी है, जो देने वाली पूंजी है, उसमें बहुत सारा अंतर पाया जाता था। उसमें दोनों में अंतर टोटल ही 14% का था। लेकिन लोगों को ज़्यादा आकर्षित करने के लिए, लोगों को अपने विश्वास में लाने के लिए बैंक क्या कोशिश करते थे कि अपनी देय पूंजी को लगभग कितना दिखाते थे, 40% दिखाते थे, 40% 45% दिखाते थे, जिससे लोगों को ये विश्वास हो जाता था कि हाँ भाई ये बैंक अब असफल नहीं होगा। लेकिन जब लोग अपने पैसे की डिमांड करते थे तो बैंकों के पास देय पूंजी कम होती थी, वो दे ही नहीं पाते थे। तो इसलिए भी बैंकों के असफल होने का एक मुख्य कारण बने बहुत सी हेडिंग। अगली जो हेडिंग है, अगली हेडिंग हमें बताती है छोटे छोटे बैंकों की स्थापना। छोटे छोटे बैंकों की स्थापना से यहाँ क्या मतलब है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश में बहुत सारे छोटे छोटे बैंक खोले गए। इन बैंकों की वजह से जो बड़े बैंक थे उन पर प्रभाव तो पड़ा ही पड़ा साथ साथ, लेकिन इन बैंकों के पास जो पूंजी थी वो कम थी, पूंजी का अभाव था, और पूंजी के अभाव के कारण ये बैंक, बहुत सारे बैंक क्या हुए, वो निष्फल हुए, मतलब असफल हुए। तो बैंकों के असफल होने में इन छोटे छोटे बैंकों का भी एक बहुत बड़ा रोल रहा।
अगली जो हमारी हेडिंग है वो है बैंकों के दिवालिया होने की अफवाह, र्यूमर्स, बैंकों के दिवालिया होने की अफवाह। तो यहाँ समझिए कि यदि किसी बैंक की अफवाह एक बार मार्केट में आ जाए कि ये बैंक अब दिवालिया होने वाला है या इस बैंक को इतना नुकसान हो गया कि ये बैंक अब बंद हो जाएगा, तो उस स्थिति में लोगों के मन में जो विश्वास बना हुआ था वो एकदम टूट जाएगा और लोग जिन लोगों ने अपना पैसा बैंकों में जमा किया हुआ है वो पैसा लोग अपना निकालने के लिए दौड़ पड़ेंगे। तो लोगों में विश्वास ख़त्म हो गया, मतलब अविश्वास आ गया, क्योंकि मार्केट में एक झूठी खबर फैल गई। तो उस स्थिति में भी बैंक क्या हो जाते हैं, दिवालिया हो जाते थे। अलायंस बैंक ऑफ शिमला, अलायंस बैंक ऑफ शिमला इस उदाहरण का, मतलब उसकी एक बार अफवाह फैल गई थी कि भाई ये बैंक दिवालिया घोषित होने वाला है, तो लोग की भीड़ जमा होने लगी, अपना पैसे की डिमांड होने लगी। तो वो एक उदाहरण है कि दिवालिया होने की जो अफवाह उड़ी थी, जिस वजह से वो बैंक हमारा क्या हुआ था, दिवालिया हुआ था। अगली हेडिंग है हमारी अधिक ब्याज दर देने की नीति, अधिक ब्याज दर देने की नीति। तो बहुत सारे बैंकों ने उस समय क्या किया कि अपनी अधिकृत पूंजी को बढ़ाने के लिए और कस्टमर को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए लोगों को ये बोला कि आप अपना पैसा हमारे बैंक में जमा कीजिए, हम आपको ज़्यादा इंटरेस्ट देंगे, मतलब जो पहले दे रहे थे या बाकी जो बैंक दे रहे थे, कंपटीशन के फॉर्म में भी कह सकते हैं, तो हम आपको ज़्यादा इंटरेस्ट देंगे, ज़्यादा ब्याज देंगे। तो ये जो स्थिति है अपनी अधिकृत पूंजी बढ़ाने के लिए या अपनी कस्टमर को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, ये कार्य एक अल्प समय के लिए, कम समय के लिए तो संभव है, लेकिन अगर इस तरह की पॉलिसी ज़्यादा लंबे समय के लिए चल जाए, दीर्घकालीन समय के लिए चल जाए, तो वो बैंक के लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है। तो इस वजह से भी बैंक जो हैं बहुत सारे क्या हुए थे, असफल हुए थे। एक लास्ट हेडिंग और जो बचती है वो है जमा कोष में से लाभ के अंश को बांटना। जमा कोष जो बैंक के पास उपस्थित था पहले से, तो जो बैंक था वो अपनी शाख बढ़ाने के लिए, अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए अपने शेयर होल्डर को क्या करता था, अपने अंशधारियों को क्या करता था कि अपने जमा कोष में से ज़्यादा लाभांश बांट देता था, ज़्यादा लाभ का जो अंश है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता था, जिससे लोगों में एक ये खबर फैल जाए कि ये वाला बैंक जो है इतना प्रॉफिट देता है। तो अपने जमा कोष में से अंशधारियों को, शेयर होल्डर को ज़्यादा पैसे या ज़्यादा लाभ का अंश देने की वजह से बैंक को बहुत बड़ा नुकसान हुआ और बहुत सारे बैंक इस वजह से भी क्या हुए, असफल हुए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरे द्वारा बताए गए कुछ पॉइंट्स, कुछ हेडिंगों के द्वारा आपको ये प्रश्न, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि भारत में अलग अलग टाइम पीरियड पर बहुत सारे बैंक असफल क्यों हुए। इसका मुख्य कारण मैंने आपको बताया कि बहुत सारे बैंकों के दिवालिया होने की अफवाह फैल जाती थी। प्रथम विश्व युद्ध में भी बहुत सारे बैंक असफल हुए, द्वितीय विश्व युद्ध में हुए, भारत पाक विभाजन के समय पे हुए, और मैनेजमेंट की जो कुछ क्रियाएं थी वो भी दोषपूर्ण थी। तो बहुत सारे कारण बताए मैंने जिस वजह से भारत में बैंक जो हैं वो क्या हुए, असफल हुए। तो इसी उम्मीद के साथ कि मेरे द्वारा बताई गई कुछ छोटी छोटी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी, और आगे आने वाली वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल ग्रीनफील्ड एकेडमी को लगातार सब्सक्राइब करते रहें, और मैं कोशिश करता रहूँगा कि मेरे द्वारा किसी भी चैप्टर, किसी भी हेडिंग को भली भांति आपको समझा दिया जाए। अगली वीडियो आने तक नमस्कार, धन्यवाद।